हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी शिक्षा क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, स्कीम्स फॉर ऑर्गेनाइज सेक्टर। स्कीम्स फॉर अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स की वीडियोस पार्ट 1 एंड पार्ट 2 मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आप जाकर उसको देख सकते हैं। जो भी इस चैनल पे नए हैं, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियोज़। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्कीम्स फॉर ऑर्गेनाइज सेक्टर्स। स्कीम्स फॉर ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में हम सबसे पहली स्कीम की जो बात करेंगे वो है एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट 1923। इस वीडियो में इस स्कीम को पूरा डिटेल्ड कवर किया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारी इंडिया में वर्क फोर्स है वो दो भागों में डिवाइडेड है, एक ऑर्गेनाइज्ड और एक अनऑर्गेनाइज्ड। उसका परसेंटेज क्या है? जो अनऑर्गेनाइज्ड हैं वो 93% है। मतलब हमारी इंडिया का जो वर्क फोर्स है उसका 93% अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में आता है और 7% ऑर्गेनाइज्ड में आता है, जिसमें से अनऑर्गेनाइज्ड में 51.4% ऑफ वर्कफोर्स हमारा एग्रीकल्चर से है। अब हम ये बात करते हैं कि जो सोशल सिक्योरिटीज़ होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। वो दो प्रकार की होती हैं। पहला एक होता है सोशल असिस्टेंस, सेकंड इज़ योर सोशल इंश्योरेंस। पहले हम कुछ शब्दों में सोशल असिस्टेंस के बारे में बात कर लेते हैं। ये क्या होता है? ये एक बेनिफिट देता है पर्सन को जो एक वल्नरेबल ग्रुप से है, मतलब असुरक्षित, कमज़ोर। असुरक्षित या कमज़ोर शब्द ठीक नहीं है, तो इसलिए हम इसके लिए संवेदनशील बोलते हैं। जो संवेदनशील लोग होते हैं कम्युनिटी के, जैसे कि बच्चे हो गए, मदर्स हो गई, डिसेबल्ड हो गए, ओल्ड एज पीपल हो गए, उनके लिए ये बेनिफिट बनाया गया है। और ये जो बेनिफिट है ये कहाँ से जनरेट होता है? ये रेवेन्यू होता है स्टेट का, एक जनरल रेवेन्यू होता है और ये नॉन कंट्रीब्यूटरी होता है। इसका मतलब ये है कि इसमें जो भी बेनिफिशियरी है उससे भी किसी भी प्रकार का कोई अमाउंट नहीं लिया जाता या उससे कोई भी प्रकार का अमाउंट कंट्रीब्यूट नहीं कराया जाता। नेक्स्ट आपका है सोशल इंश्योरेंस। सोशल इंश्योरेंस में आप बेनिफिट दिया जाता है पर्सन को थ्रू कंट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिशियरी। इसमें बेनिफिशियरी से कुछ कंट्रीब्यूशन लिया जाता है विद कंट्रीब्यूशन सब्सिडीज फ्रॉम द एम्प्लॉयर और स्टेट। या तो एम्प्लॉयर भी इसमें हिस्सा देती है या तो स्टेट देगी। चलिए हम अपनी स्कीम के तरफ बढ़ते हैं। स्कीम्स फॉर ऑर्गेनाइज सेक्टर। पहली स्कीम है आपकी एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट 1923। जैसे कि एक्ट में लिखा है 1923 को ये आई अपने अस्तित्व में, लेकिन जो ये फोर्स में आई वो 1 जुलाई 1924 में आई। अच्छा, ये है क्या है एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट? ये क्या है? ये एक मैकेनिज़्म है जो कि प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड करता है? रिलीफ टू द विक्टिम ऑफ अ वर्क कनेक्टेड इंजरीज। कोई भी वर्कर अगर काम कर रहा है, उसको कोई किसी भी प्रकार की इंजरी हो जाती है, तो उसको ये रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए ये एक्ट बनाया गया है। इसके ऑब्जेक्टिव्स जान लेते हैं। पहला इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, ये जो एक्ट बना, ये एक प्रोविज़न बनाया गया कि पेमेंट, कंपनसेशन की पेमेंट होगी इंजरी अगर उसको हुई है किसी भी प्रकार की, और वो इंजरी चाहे वो एक्सीडेंट से हुई है या वो किसी भी एम्प्लॉय की उसकी किसी कोई भी वजह हो सकती है जब वो अपना काम कर रहा हो। इट प्रोवाइड्स अ काइंड ऑफ गारंटी अगेंस्ट द हेजार्डियस एम्प्लॉयमेंट। हेजार्डियस, जब वो काम कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि खतरा, जोखिम, ये सारी चीज़ें आती हैं। अगर उस कारणवश उसको किसी भी प्रकार की इंजरी होती है तो ये एक्ट कहता है कि उसको इंजरी के लिए उसको कंपनसेट किया जाएगा। सेकंड, पहला ऑब्जेक्टिव ये था। सेकंड ऑब्जेक्टिव ये है इस एक्ट का, इस एक्ट में इम्पोज की गई एक ड्यूटी इम्पोज करी गई, या दायित्व बोल लीजिए आप उसको हिंदी में, या कर्तव्य बोल लीजिए। किसके ऊपर? एम्प्लॉयर के ऊपर। एम्प्लॉयर के ऊपर
कि ये ड्यूटी लगाई गई कि आप कंपनसेशन पे करोगे उस वर्कर को और आप उसको सेटिस्फाई करोगे, और आप ये इतना ही नहीं करना उसको, वो जब भी उसकी एम्प्लॉई को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होगी तो वो उस समय उसकी मदद करे। सेकंड ऑब्जेक्टिव इसका ये था। थर्ड, ये नहीं कह सकता एम्प्लॉयर की नहीं ये तो मेरे वजह से नहीं हुआ, या वो कोई बहाना नहीं लगा सकता, इसीलिए उस ये एक्ट बना दिया गया ताकि इस जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी उठाए और उसको उसका पालन करे। थर्ड आपका है, द एक्ट ऑल्सो इंश्योर्स द डिपेंडेंट ऑफ द वर्कर्स। ये एक्ट ये इंश्योर कराता है जो वर्कर्स के डिपेंडेंट है उनको फाइनेंशियल हेल्प मिल सके या उनको कंपनसेट कर सके आफ्टर द डेथ ऑफ अ ब्रेड विनर। जो भी उस फैमिली का जो पहला कमाने वाला या सिर्फ कमाने वाला व्यक्ति था, उसके जो उसकी डेथ हुई है उसके डेथ को हम कंपनसेट कर सके। नेक्स्ट है, ये जो कंपनसेशन है वो बेनिफिट ही नहीं बोल सकते आप, वो एक ग्रेटर फ्रीडम देता है वर्कमैन को। किससे ग्रेटर फ्रीडम देता है? एक एंजाइटी अराइज होती है कि कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है वर्क प्लेस पे तो एंजाइटी होने लगती है कि अब तो मुझे इंजरी हो गई है, मैं कैसे काम करूँगा या मेरे फैमिली का जो पालन पोषण है वो कैसा होगा। तो इस एंजाइटी को दूर करने के लिए, इस चिंता को दूर करने के लिए बेसिकली ये एक्ट बनाया गया है और जो भी इंजरी हुई है उसको कंपनसेट किया जाए, इसलिए ये एक्ट बना है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंडस्ट्री का जो वर्क है वो उससे डरे नहीं, उसकी तरफ अट्रैक्ट हो कि नहीं, अगर हम काम करते वक्त हमें किसी भी प्रकार की हम दुर्घटना से ग्रसित हो जाते हैं तो उसके लिए बहुत सारे एक्ट हैं। नेक्स्ट, इसका स्कोप और कवरेज की बात कर लेते हैं कि ये कहाँ पे इसका कवरेज है या इसका स्कोप कहाँ तक है। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये पूरी इंडिया में लागू होता है एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में ये एक्ट लागू नहीं होता। इस एक्ट के अकॉर्डिंग इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट एक्सीडेंट शुड बी have been caused by some wrongful act by the employer, but it is given to every employee who received any mishappening। ये ज़रूरी नहीं है कि उसके साथ कोई एक्सीडेंट ही हो जाए तो उसको कंपनसेशन मिलेगा। अगर उसके साथ किसी भी प्रकार का कुछ भी मिसहैपनिंग होती है तो उसको ये कंपनसेशन दिया जाएगा। It applies to all person covered under the definition of workman given। ये उन सभी पर्सन को कवर करता है जो वर्कमैन सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 के एक्ट के तहत आते हैं। नेक्स्ट है, इस जो पर्सन्स हैं वो कौन कौन से पर्सन्स इंक्लूडेड है? पर्सन एम्प्लॉयड इन फैक्ट्रीज, जो फैक्ट्रीज में काम करते हैं, रेलवे, माइंस, प्लांटेशन, मैकेनिकल प्रोपेल्ड व्हीकल्स, कंस्ट्रक्शन वर्क एंड सर्टेन अदर हैजार्डियस ऑक्यूपेशन। और जो खतरे वाले या जोखिम वाले ऑक्यूपेशन है उन सब में जो काम करने वाले एम्प्लॉय हैं वो सब इसमें इंक्लूड होते हैं। अच्छा, बिफोर 1984 के पहले ये बोला गया था कि पर्सन को वेज मिलेगा जो कि 1000 से ऊपर नहीं होगा। वो जिनका 1000 से ऊपर वेज नहीं है वो इस एक्ट में कवर होंगे। उनका जो कवरेज एरिया होगा वो इस एक्ट में वही होंगे जिनका 1000 से ज़्यादा मंथली वेजेस नहीं है। लेकिन 1984 में अमेंडमेंट हुआ है और उसमें बोला गया कि जो वेज लिमिट है इस एक्ट के तहत वो रिस्ट्रिक्ट कर दी जाएगी। कौन से रिस्ट्रिक्ट करी जाएगी? प्रोविजन ऑफ शेड्यूल 2 के अंदर फॉर द कवरेज ऑफ अ सर्टेन कैटेगरी ऑफ वर्कर हैव बीन एबॉलिश्ड। अब प्रेजेंटली की बात कर लेते हैं हम। प्रेजेंटली ऑल द परमानेंट वर्कर्स, जो भी परमानेंट वर्कर्स हैं, ठीक है, वो कवर्ड होते हैं इस एक्ट में। येट द मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्स आर एग्जेम्प्टेड। जो आर्म्ड फोर्स के मेंबर्स हैं वो एग्जेम्प्टेड है इससे। नेक्स्ट है, स्टेट गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू ऐड एनी क्लास ऑफ फैक्ट्रीज। जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके पास ये पावर है कि वो किसी भी क्लास की फैक्ट्री को जो कि इस्टेब्लिशमेंट जिसका शेड्यूल 2 के अकॉर्डिंग हुआ है वो इसमें ऐड कर सकती है। बट इफ़ एम्प्लॉयज़, अगर एम्प्लॉयज़ को स्टेट इंश्योरेंस एक्ट वहाँ पर है
तो एग्जिस्टेड इन एनी एस्टेब्लिशमेंट देन वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट कैन नॉट बी एप्लीकेबल देयर। मतलब एक स्थान पर एक ही एक्ट एप्लीकेबल होगा। अगर कहीं पे किसी भी वर्कर्स को वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के लाभ मिलते हैं तो उसको स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के लाभ नहीं मिलेंगे, एक समय पर एक ही मिलेगा। नेक्स्ट है आपका, ये रिस्क क्या क्या कवर करता है हम पढ़ लेते हैं। अब रिस्क में अंडर द एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्ट ऑल द इंजरीज, जितनी भी इंजरीज होती है एमर्जिंग आउट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ जॉब, उसके जॉब जब वो कर रहा है या एनी ऑक्यूपेशनल वो किसी भी प्रकार का काम कर रहा है उस वक्त अगर उसको इंजरी हो जाती है या ऑक्यूपेशनल डिजीज़ जो है कवर होती है, वो सब इसमें इंक्लूडेड है। अपार्ट फ्रॉम इट एक्ट ऑल्सो कंपनसेट द इकोनॉमिक लॉस। अगर उसको किसी प्रकार का इकोनॉमिक लॉस है या उसको मेडिकल एक्सपेंसेस चाहिए तो वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड है। इन 2010 में क्या हुआ था, पार्लियामेंट ने अप्रूव किया था मेडिकल एक्सपेंसेस को कि हर वर्कर को दिया जाएगा विदाउट एनी वेज सीलिंग। ऐसा नहीं होगा कि हम बोलेंगे कि जिसकी 1000 वेज है या जिसकी 1000 से ज़्यादा है या कम है, सिर्फ उसी को आपको इकोनॉमिक लॉसेस कंपनसेट करने हैं या मेडिकल एक्सपेंसेस देना। ये इन्होंने पार्लियामेंट ने पहले ही अप्रूव कर दिया कि इसके लिए किसी भी प्रकार का वेज सीलिंग नहीं होगा। नेक्स्ट है वेरियस डिजीजेज। अब किन को मिलेगा ये कंपनसेशन, जो भी सारी डिजीजेज जो शेड्यूल 3 में है, और शेड्यूल 3 में जितनी भी डिजीजेज आती हैं उनके तहत उनके अगेंस्ट ये कंपनसेशन दिया जाएगा। जो शेड्यूल 3 में जितनी भी बीमारियां आती हैं उसको टाइम टू टाइम रिवाइज किया जाता है, उसको टाइम टू टाइम इम्प्लीमेंट किया जाता है या बदलाव होते हैं उसमें या एड ऑन होती हैं डिजीजेस। और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन भी रिवाइज करती है लिस्ट ऑफ डिजीज़ को अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल फिनोमेना। जो भी इंटरनेशनली हमारा चल रहा होता है उसके तहत उसमें चेंजेस होते रहते हैं, तो उसमें चेंजेस होते हैं तो इधर शेड्यूल 3 में भी जितनी भी डिजीजेज होती हैं उसमें चेंजेस होते हैं अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल फिनोमेना। एंड इंडिया ऑल्सो ट्राई टू सब्सटीट्यूट इट्स लिस्ट अकॉर्डिंग टू द ILO लिस्ट। ILO की लिस्ट के अकॉर्डिंग हमारी शेड्यूल 3 की लिस्ट में भी चेंजेस होते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अभी पेंडेमिक कोविड-19 आया था तो कोविड-19 को भी शेड्यूल 3 में इंक्लूड किया गया, या और भी ऐसी बीमारियां हैं जो भी कोई नया पेंडेमिक ऐसा आता है जिसमें लगता है सरकार को कि हाँ इसमें कंपनसेशन देना चाहिए या ये एक बहुत ही सीरियस हैजार्डियस बीमारी है जो किसी को भी हो सकती है, तो वो ये टाइम टू टाइम उसमें चेंजेस होते रहते हैं। हमारी किसमें, जो बीमारियां शेड्यूल 3 में आती हैं उसी के अगेंस्ट ये कवरेज देता है। क्या कौन सा कवरेज देता है, क्या पढ़ रहे हैं हम, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है एग्जेम्प्टेड कौन है इसमें से, भैया किसको नहीं मिलेगा या कौन एग्जेम्प्ट हो जाते हैं। देयर आर सम कंडीशन, कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जहां कंपनसेशन नहीं मिलेगा अफेक्टेड वर्कर को। कौन से ऐसे केसेस हैं, जैसे कि अगर इंजरी हुई है किसी को और वो इंजरी उसकी 3 दिन से ज़्यादा की नहीं है, मतलब वो 3 दिन बाद वो ठीक हो गया, तो उसको वो कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा। एक्सेप्ट डेथ के, अगर 3 दिन के अंदर या 3 दिन के बाद उसकी डेथ हो जाती है तो उसको कंपनसेशन दिया जाएगा। नो कंपनसेशन विल बी पेबल टू द वर्कर, अगर वो 3 दिन से ज़्यादा बीमार नहीं है या उसकी इंजरी नहीं है। ड्यूरिंग द वर्क, अगर ड्यूरिंग द वर्क वर्कर ने वो इन्फ्लुएंस हो गया है ड्रिंक से, अगर उसने ड्रिंक करके कुछ भी डिसोबीडियंस ऑफ रूल्स और रेगुलेशन करे हैं जो कि उसकी सेफ्टी या हेल्थ के साथ खिलवाड़ हुआ है, या उसने जो सेफ्टी गार्ड्स थे उसको उसने अवॉइड कर दिया इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रिंक करके, तो भी वो इससे एग्जेम्प्ट होता है। अनदर कंडीशन क्या है इसकी, पहली कंडीशन आपको समझ में आ गई क्या थी कि 3 दिन से ज़्यादा कोई बीमारी है एक्सेप्ट डेथ को छोड़ के तो उसको कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा। सेकंड, इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रिंक, उसने रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं किए तो उसको कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा। एंड द थर्ड वन इज, अनदर कंडीशन इज दैट वर्कमैन डज नॉट प्रेजेंट फॉर द मेडिकल ट्रीटमेंट और एग्जामिनेशन इमीडिएटली आफ्टर मिसहैपनिंग। जैसे उसके साथ कुछ भी मिसहैपनिंग होती है और वो तुरंत अपना इलाज कराने के लिए नहीं जाता है तो उसको
ये कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा। मतलब कि ये है कि अगर आपको ये कंपनसेशन का लाभ चाहिए तो अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई बीमारी हुई है जो कि शेड्यूल 3 के अंदर आती है तो आप इमिडिएटली डॉक्टर के पास जाइए और तभी आपको इसका कंपनसेशन मिलेगा। तो ये बहुत क्लियर था कि तीन बहुत ही आसान थे पॉइंट कि कौन एग्जेम्प्टेड है। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं हम, जो ये प्रोविज़न बना है ये मेन प्रोविज़न किन के लिए है। तो ये मेन जो प्रोविज़न है वो पहला बात हम करते हैं डिसेबलमेंट की। ये डिसेबलमेंट के लिए है। डिसेबलमेंट को मतलब हम उसको हिंदी में दिव्यांग भी कह सकते हैं। उसको एक उनके लिए प्रोविज़न बनाया गया है कि ये हम उनको कंपनसेट करेंगे अगर वो किसी भी प्रकार से सीरियस एक्सीडेंट या उनको कोई इंजरी हो जाती है तो हम उनको किस कैटेगरी में लाएंगे, डिसेबलमेंट की कैटेगरी में लाएंगे। अच्छा, अब इस डिसेबलमेंट के भी इन्होंने दो पार्ट कर दिए, एक टोटल डिसेबलमेंट और एक पार्शियल डिसेबलमेंट। टोटल और पार्शियल के भी इन्होंने फर्दर डिवाइड कर दिया है कि एक परमानेंट एंड टेम्परेरी डिसेबलमेंट। जो टोटल डिसेबलमेंट है उसका मतलब है कि उसको डिसेबलमेंट हो गया है हैविंग द परमानेंट और टेम्परेरी, वो परमानेंट और टेम्परेरी नेचर का हो सकता है। अब नेक्स्ट है कि जो पार्शियल डिसेबलमेंट है वो परमानेंट हो सकता है और टेम्परेरी हो सकता है नेचर में। परमानेंट डिसेबलमेंट जो परमानेंट डिसेबलमेंट होता है वो रिड्यूस कर देता है उसकी अर्निंग कैपेसिटी को परमानेंटली। जो टेम्परेरी डिसेबलमेंट होता है वो कुछ समय के लिए रिड्यूस कर देता है, टेम्परेरली रिड्यूस कर देता है। सेकेंड, ये डिसेबलमेंट के बारे में हमने पढ़ लिया कि किस किस के लिए है, कि टोटल डिसेबलमेंट, पार्शियल और पार्शियल, इन दोनों को भी डिवाइड कर दिया इन्होंने परमानेंट और टेम्परेरी में। नेक्स्ट जो ये प्रोविज़न एक्ट है वो किसके लिए लागू है, डिपेंडेंट के लिए लागू है। जो ये बेसिकली प्रोविज़न बनाया गया है ये फैमिली ऑफ द वर्कर, जो फैमिली है वर्कर की उसके लिए है। अब ये क्या प्रोविज़न कहता है कि इफ़ एनी वर्कर डाइज ड्यू टू एक्सीडेंट, अगर किसी भी वर्कर की मृत्यु हो जाती है, जो मेजर इंजरी है या एनी ऑक्यूपेशनल डिजीज़ अगर उसको हो गई है तो द एम्प्लॉयर इज़ लाइबल टू पे कंपनसेशन टू द वर्कर्स डिपेंडेंट। जो एम्प्लॉयर है, जो उसका मालिक है, वो उसकी फैमिली को, वर्कर के डिपेंडेंट्स को, मतलब फैमिली में जो भी उसके डिपेंडेंट्स हैं उनको कंपनसेट करेगा एज पर द रूल्स फॉर्मुलेटेड, जो भी रूल्स इस एक्ट में फॉर्मुलेटेड है उनके अंतर्गत। नेक्स्ट है, दिस प्रोविजन इज इनैक्टेड टू इम्पोज अ काइंड ऑफ सोशल ऑब्लिगेशन। एक सोशल ऑब्लिगेशन है एम्प्लॉयर की फैमिली के टुवर्ड्स की भाई अगर किसी की भी अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाती है तो उसकी जो फैमिली ऑफ अ वर्कर है वो कैसे सरवाइव करेगी। तो उसके लिए कौन जो सोशली जिम्मेदारी कर्तव्य निभाएगा, कौन निभाएगा, वो आपका एम्प्लॉयर निभाएगा। अब डिपेंडेंट्स में कौन कौन आते हैं, विडो आती है, माइनर सन्स आते हैं, अनमैरिड डॉटर्स आती है, विडो मदर आती है, अदर टोटली डिपेंडेंट पर्सन्स इसमें इंक्लूडेड है। गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है डिपेंडेंट्स मॉनिटरी हेल्प फॉर द सर्वाइवल पर्पस। उनको सिर्फ जो पैसे दिए जाते हैं उनको सर्वाइवल पर्पस के लिए कंपनसेशन दिया जाता है। अब हम बात करते हैं कंपनसेशन की, कि किसको कितने प्रकार का या कितने अमाउंट का, कौन सी कैटेगरी को कितना कंपनसेशन मिलता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चंस आपके ज़रूर इसमें से आते हैं और आप अमेंडमेंट भी ज़रूर सुनिएगा पूरी वीडियो को। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एक्ट पढ़ते हैं आप, कंपनसेशन किनको मिलेगा। जो ये एक्ट है वो कंपनसेट करता है, हमने ये पढ़ लिया, एम्प्लॉय को अकॉर्डिंग टू द इंजरीज। जो भी इंजरीज हुई है उनको 4 कैटेगरी में बांट दिया गया है। अब कितने प्रकार की इंजरी हो सकती है। फर्स्ट, उसकी डेथ हो सकती है। सेकेंड, उसको परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट हो सकता है। थर्ड, उसको परमानेंट पार्शियली डिसेबलमेंट हो सकता है। एंड द लास्ट वन इज योर टोटल और द पार्शियली टेम्परेरी डिसेबलमेंट हो सकता है। तो ये 4 कैटेगरी में इन्होंने डिवाइड कर लिया। अच्छा, अब फर्स्ट हम बात करते हैं टेम्परेरी डिसेबलमेंट की। टेम्परेरी डिसेबलमेंट में उसको हाफ मंथली पेमेंट, जो उसका मंथली जो भी उसकी इनकम है, वेज है, उसका हाफ मंथली पेमेंट उसको प्रोवाइड किया जाएगा।
परमानेंट डिसेबल्ड में सेकंड है आपका परमानेंट डिसेबल्ड में उसको उसका वेज है या उसकी सैलरी है उसको लमसम अमाउंट में पे किया जाएगा। थर्ड आपका है वर्कमैन इन केस अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसको कितना अमाउंट दिया जाएगा, उसको 40% जो उसकी मंथली वेज है वो उसके परिवार को दिया जाएगा। वर्कर मल्टीप्लाइड विद द रिलेवेंट फैक्टर विल बी पेबल टू हिज फैमिली, जो भी मंथली वेज है उसका और डिजीज़ का जो वर्क जितना उसने काम किया है, जितने समय उसने काम किया है उसका 40% उसको दिया जाएगा। नेक्स्ट है आपका परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट में उसको 50% उसकी वेज का कंपनसेट करेगा एम्प्लॉय। और ये वर्कमैन कंपनसेशन एक जो इसका अमेंडमेंट हुआ है वो 2009 में अमेंडमेंट हुआ है। कब हुआ है? 2009 में। और वो अमेंडमेंट के कुछ रेट इस प्रकार हैं, पहले क्या थे वो भी मैं आपको बताऊंगी और अब क्या रेट है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि दोनों रेट्स पूछ सकते हैं आपसे कि पहले कौन से रेट को बदल के अब कौन सा न्यू आया है। पहले जो हुआ करता था मिनिमम रेट ऑफ कंपनसेशन फॉर परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट, अगर किसी को परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट हो जाता है तो उसके लिए फिक्स कर दिया गया था कि उसको भैया 90,000 एम्प्लॉयर को देना है। इन केस ऑफ डेथ उसको 80,000 रुपये देना है। बट नाउ अब जो अमेंडमेंट के बाद ये जो वैल्यू में इन्होंने बदलाव किए हैं वो है परमानेंट अगर डिसेबलमेंट हो जाता है किसी व्यक्ति का तो उसको 1,20,000 रुपीज़ कंपनसेट करेगा एम्प्लॉयर। अगर इन केस ऑफ डेथ तो 1,40,000 वो डेथ में 1,20,000 एंड 1,40,000 आपका परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट में अब न्यू अमेंडमेंट के हिसाब से ये अमाउंट है। मैक्सिमम अमाउंट जो डेथ एंड परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट का रखा गया है, ये मैंने बोला आपको मिनिमम अमाउंट था कि इससे कम एम्प्लॉयर नहीं देगा, मतलब इतना तो उसको देना ही देना है। और मैक्सिमम कहाँ तक अमाउंट जा सकता है? इन केस ऑफ डेथ में 4,56,000 एंड टोटल डिसेबलमेंट में ये जाएगा आपका 5,48,000। तो ये प्लीज़ ये जो अमाउंट है आप इसको कहीं नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अमेंडमेंट के बाद वाले ये अमाउंट है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि वाइल कैलकुलेटिंग कंपनसेशन ऑफ अ वर्कर फॉर द डेथ एंड परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट हिज मंथली वेजेस कंसिडर्ड एज, जब भी इनको ये कंपनसेशन दिया जाएगा तो उस टाइम पे ये एज्यूम किया जाएगा कि जो उनका मंथली वेज था वो 1,000 रुपये था। ये एक नई चीज़ है। नेक्स्ट आपका है इन केस ऑफ अ परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट, अगर कोई भी परमानेंट पार्शियली डिसेबलमेंट जो शेड्यूल 1 में डिस्क्राइब स्पेसिफाइड है तो जो उसका कंपनसेशन होगा इस कंसिडर प्रपोर्शनेट होगा परसेंटेज लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी, कि उसने अपनी जो अर्निंग कैपेसिटी है उसमें कितना परसेंटेज खोया है तो उसका वो प्रपोर्शनेट परमानेंट पार्शियली डिसेबलमेंट को देंगे। आफ्टर टेम्परेरी डिसेबलमेंट वेदर इट इज़ टोटल, अगर जो टेम्परेरी डिसेबलमेंट हुआ है चाहे वो टोटल हुआ हो चाहे वो पार्शियली हुआ हो, जो कंपनसेशन होगा वो कितना होगा? हाफ मंथली पेमेंट होगा उसका, या सम इक्विवेलेंट टू 25% ऑफ अ मंथली वेजेस, या तो उसका पेमेंट का हाफ होगा या तो क्या होगा 25% के इक्विवेलेंट होगा। अब नेक्स्ट जो कंपनसेशन मिलेगा फ्यूनरल एक्सपेंसेस जो होते हैं, दाह संस्कार के लिए जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उसके लिए पहले जो दिया जाता था वो 2,500 रुपये दिया जाता था। 2010 में एक नया अमेंडमेंट हुआ था कि फ्यूनरल एक्सपेंसेस को बढ़ा दिया जाए, इसको डबल कर दिया जाए, तो अब 5,000 रुपये दिए जाते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये याद रहना चाहिए। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। इसको इसका एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ होगा, कौन करेगा, ये कैसे होगा, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं। पहले शुरुआत में जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एक्ट था वो बोला गया कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशियली ऑफिसर्स को ट्रेन करा जाएगा और वो ये सारा कार्यभार संभालेंगे। उसके बाद क्या हुआ, एक रॉयल कमीशन आया और लेबर ने रिकमेंड किया
ऑन दैट द इफेक्टिव एंड एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन, एक इम्प्लीमेंटेशन हुआ एक्ट में कि जो एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए वो एडमिनिस्ट्रेशन में एक होल टाइम कमिश्नर होना चाहिए जो कि क्वालिफाइड होना चाहिए और स्पेशलाइज्ड होना चाहिए इस काम में, और जो कि पूरे एरिया को कवर कर सके। नेक्स्ट आपका है एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1920 थ्रू 23 इज सेंट्रल लेगिस्लेशन। ये एक सेंट्रल द्वारा बनाया गया प्रावधान या विधान है जो कि, लेकिन ये बनाया तो सेंटर नहीं है, लेकिन इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन और इम्प्लीमेंटेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई वो स्टेट गवर्नमेंट को दी गई। अब स्टेट गवर्नमेंट का इस पे फुल अथॉरिटी है कि वो अपॉइंट करेगा कंपनसेशन कमिश्नर को। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन और इम्प्लीमेंटेशन का काम है वो स्टेट के पास है। नेक्स्ट आपका है कि जो कंपनसेशन कमिश्नर है उसके पास एक वाइड रेंज ऑफ पावर्स है। अब वो वाइड रेंज ऑफ पावर्स के बारे में भी थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं। कोई भी सिविल कोर्ट जुरिडिक्शन जो कि डील करता है वो उसके साथ किसी भी प्रकार का, मतलब अगर उसने कोई भी सेटल्ड किया है, सेटल्ड बाय कमिश्नर, तो उस पर वो सवाल सिविल कोर्ट नहीं उठा सकता अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट। प्रेजेंटली क्या हुआ है, लेबर कोर्ट प्रिसाइडिंग ऑफिसर ही कंपनसेशन कमिश्नर है इस एक्ट के तहत। तो कौन है इस कमिश्नर? अभी प्रेजेंटली लेबर कोर्ट प्रिसाइडिंग ऑफिसर ही कंपनसेशन कमिश्नर है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर लेबर ऑफिसर ही कंपनसेशन कमिश्नर की भूमिका को निभाता है। नेक्स्ट 2010 में एक न्यू सेक्शन ऐड हुआ 25A हैज़ बीन इंट्रोड्यूस इन दिस एक्ट। इसमें ये बोला गया अकॉर्डिंग टू विच अ कमिश्नर हैज़ टू डिस्पोज द केस विद इन द पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ रेफरेंस। अगर उसके पास किसी भी प्रकार का कंपनसेशन का केस आता है तो उस कमिश्नर को उसका निपटान 3 महीने के अंदर अंदर करना होगा, विद इन द पीरियड ऑफ 3 months। नेक्स्ट हम करते हैं कि और क्या पावर्स हैं कमिश्नर की, कि कमिश्नर को और क्या क्या पावर दी गई है। नेक्स्ट पावर दी गई है उसको कि जो कंपनसेशन है वर्कमैन को जो दिया जाएगा, जो भी उसकी इंजरी हुई है, चाहे डेथ हुई है, तो वो कमिश्नर ये देखेगा कि वो एम्प्लॉयर जो है वो डिपॉजिट कर रहा है कि नहीं कर रहा। सबसे पहला ये है। और जो भी अमाउंट डिसबर्स होगा वो किसको मिलेगा? डिपेंडेंट को मिलेगा। उसके जो भी वर्कर है उसके डिपेंडेंट को ये अमाउंट दिया जाएगा, और ये सब कमिश्नर इसकी जांच करेंगे या उसको देखेंगे। नेक्स्ट उनकी ड्यूटी है, या नेक्स्ट उनकी हम पावर कह सकते हैं कि जो कंपनसेशन है कमिश्नर ये देखेगा कि जो वर्कर को दिया जा रहा है वो क्या सफिशिएंट है, वो क्या एज पर एक्ट दिया जा रहा है। अगर नहीं दिया जा रहा तो फिर वो उनसे, एम्प्लॉयर से सवाल कर सकता है या उनसे बोल सकता है कि आप बताइए कि आपने किस प्रकार से इनको इतने कम पैसे दिए हैं जो कि सफिशिएंट नहीं है, या जो भी कार्रवाई, उचित कार्रवाई है वो कंपनसेशन कमिश्नर कर सकते हैं। नेक्स्ट आपकी पावर है कंपनसेशन कमिश्नर की। जो कंपनसेशन कमिश्नर है वो एक शॉर्ट क्वेश्चन अराइज कर सकता है पार्टी से रिलेटेड टू द मैटर, या जो भी कंपनसेशन का जो भी मैटर आया है वो किसी भी प्रकार के सवाल या जवाब एम्प्लॉयर या उसकी डिपेंडेंट से कर सकता है। नेक्स्ट है कि इफ़ द कंपनसेशन इज़ नॉट पेड टिल द ड्यू डेट। अगर कंपनसेशन 3 महीने के अंदर नहीं दिया गया या ड्यू डेट के अंदर नहीं दिया गया तो सिंपल सी बात है, जो कमिश्नर है वो चार्ज करेगा सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट चार्ज करेगा कितने परसेंट पे? 6% पे करेगा कि आपने जो भी ये डिले किया है वो जस्टिफाइड नहीं है, और आपको जो भी सम उसको कंपनसेट करना है आप उसको उसका 6% आप देंगे। फर्दर सम अमाउंट एक्सीडिंग 50% ऑफ अमाउंट कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉयर बाय द वे ऑफ पेनल्टी। ये एक पेनल्टी के समान उससे ली जाएगी। नेक्स्ट पावर है हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट। जो हाई कोर्ट होता है स्टेट का वो सुपीरियर कोर्ट है इस एक्ट के लिए। एंड द कमिश्नर में रेफर एनी क्वेश्चन टू द, और वो कमिश्नर कोई भी क्वेश्चन रेफर कर सकता है हाई कोर्ट को किसी भी प्रकार का डिसीजन या गाइडेंस के
लिए। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट थी। ये डिटेल्ड एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट 1923 आपको समझाया गया है। नेक्स्ट जो कि ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर स्कीम आती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट।